स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 घटना चक्र। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने देखा था बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 27/3/2022 प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न को। आज हम लोग देखेंगे 27/3/2022 द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल भी ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉपेड। इसे आप लोग देख लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिक्त स्थान में हैड का प्रयोग उचित है। यह वाक्य पास्ट टेंस में है, अतः रिक्त स्थान में पास्ट टेंस के वर्ब हैड का प्रयोग उचित है। चूज द क्लोज्ड मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसका राइट आंसर है टू गिव अप। टू गिव अप। चलिए इसे देख लीजिएगा इंग्लिश के प्रश्न को। नेक्स्ट है, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है। अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो यह फ्रांस का है। फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर डी, अविन्यो फ्रांस में रोन नदी के किनारे, रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। आज यह गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। अविन्यो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति का नाम ही है ला मादा मोजेल द अविन्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के ही प्रश्न दिए गए हैं। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है। यह की गई है अनुचरों से। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है, तो यह की गई है अनुचरों से। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। आ रही रवि की सवारी नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही रवि की सवारी। यह जो है यह किसका है, तो यह है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, विद्वान का विलोम है। विद्वान का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो मूर्ख हो जाएगा। विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख होता है। ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी होता है। विज्ञ का विलोम शब्द अविज्ञ होता है। सर्वज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है। नेक्स्ट है इंग्लिश से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इंग्लिश से ही पूछा गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, द आई आर नॉट हेयर, तो द नरेटर होगा। द नरेटर। द नरेटर का मतलब क्या होता है, कहानी कहने वाला। द आई आर नॉट हेयर कहानी में नरेटर अंधा है, अतः इसलिए वह रेलगाड़ी में सफर कर रही लड़की को नहीं देख पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस समूह में बादल के पर्याय हैं। पर्यायवाची शब्द बताना है। किस समूह में बादल के पर्याय हैं, तो वारिद, नीरद और पयोद। वारिद, नीरद और पयोद बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के पर्यायवाची शब्द मेघ, घन, जलंधर, नीरद, वारिद, वरिधर, पयोद, अंबुज, पयोधर, जलद आदि है। नेक्स्ट है इंग्लिश से है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसे आप लोग खुद से देख लीजिएगा। भारत माता कविता के रचनाकार हैं, जो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है भारत माता कविता के रचनाकार हैं। भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। पंत जी की प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूरी, स्वर्ण धूली, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद, चितम्बरा, लोकायतन आदि है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है, तो वीणा है, पल्लव है, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चितम्बरा, लोकयातन आदि है। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले रचनाकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी भाषा में पहले रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो हो जाएगा यामा। यामा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा के प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा आदि।
निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 से पुरस्कृत कृति है। यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 से पुरस्कृत कृति है। नेक्स्ट है माली मलिन में समास है। माली मलिन यह हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। माली मलिन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दो पदों की प्रधानता होती है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। हमारी नींद कविता के कवि है। हमारी नींद हिंदी से लगता है कि बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी नींद कविता के कवि कौन हैं? तो यह हैं वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल हमारी नींद कविता को लिखा है। यह इनके काव्य संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से मानव जीवन का एक बिंब उपस्थित किया है। क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कुनो कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। काफी चर्चा में हाल फिलहाल। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? श्योपुर जिले में है। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब स्थापना की गई थी? 1981 में। और किस जिले में है? श्योपुर जिले में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध भारत के साथ साथ विश्व का लंबा अर्थेन या फिर मिट्टी का बांध है। यह बांध ओडिशा में महानदी नदी पर निर्मित है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह पाई जाती है दोनों, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और छुपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी का अर्थ होता है मौसम विशेष में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। इसे तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे कि जब खरीफ का समय आता है तो उस समय लोगों को रोजगार मिल जाता है। जब फसल कट जाती है तो कुछ समय के लिए लोग क्या हो जाते हैं? तो बेरोजगार हो जाते हैं। फिर गेहूं का टाइम आता है, रबी फसल का टाइम आता है तो फिर रोजगार मिल जाता है। जैसे ही गेहूं की फसल कट जाती है वैसे ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यही क्या कहलाता है? यह कहलाता है मौसमी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं। उसी के बारे में दिया गया है। और छुपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? छुपी बेरोजगारी का अर्थ है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे ऐसे श्रमिकों जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसे अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कि धान रोपने में मजदूर का काम है कितने लोगों का? मात्र 5 लोगों का काम है और उसमें लगे हुए कितने लोग होते हैं? तो 15 लोग लगे हुए होते हैं। तो काम है 5 लोगों का ही और लोग कितने लगे हुए हैं? 15 लगे हुए हैं। यही क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी है या फिर अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध है, जिसके अनुसार लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अपने अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। देखिए यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को करवा दिया है ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट से। वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम 1848 में हुआ। इसमें वर्ग संघर्ष तथा पूंजी की समस्याओं का वर्णन किया गया है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? असम में। दिए गए विकल्पों के अनुसार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। भारत के उन राज्यों में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है तथा तापमान लगभग 22 डिग्री से अधिक होता है, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? कौन से राष्ट्रपति
सबसे कम समय तक रहे हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, बीवी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्नगत विकल्पों में से सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद धारण करने वाले राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। मई 1969 में मृत्यु हो जाने पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इस रूप में उनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ही था, या फिर उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 में 5 वर्ष पूरे किए थे। तथापि प्रश्नानुसार उत्तर विकल्प बी होगा। ये तो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो यहाँ राइट आंसर होना चाहिए था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल है 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक। बीवी गिरी अगर ऑप्शन में ना रहे तब डॉक्टर जाकिर हुसैन को आप लोग टिक कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है पता ही है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया था और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यह मनाया जाता है। दिवस से भी क्वेश्चन आता है, दिवस को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो यह 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और वही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। यहाँ पे दिया गया है इसका डिटेल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। जब मानसूनी पवन के मार्ग में कोई पर्वत के आ जाने से पवन पर्वत के जिस ढाल से नीचे उतरने लगती है वहां वर्षा नहीं होती या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। पर्वत के ऐसे ढाल को वृष्टि छाया कहा जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता है। 20 और 21 को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसकी चर्चा हमें मिलता है मूल अधिकार में। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल की बात की जाए 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका चर्चा मिलता है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इतना बातें ध्यान रखेंगे। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19 और 29, 30 ये जो अनुच्छेद हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं, केवल और केवल भारतीय को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 इसमें जिस चीज़ की चर्चा की गई है वो किसे प्राप्त है? तो ओनली इंडियन को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ना कि विदेशों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल दिया गया है, देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 352 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो यह जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल का। 356 में है राष्ट्रपति शासन का और 360 में है द्वितीय आपातकाल का, जिसका आज तक भारत में प्रयोग नहीं किया गया है।
इसके प्रवर्तन में रहने पर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति इच्छानुसार मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 व 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे ही हमने बताया था 20 और 21 किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बताना है तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष 1940 में हुई। इस युद्ध के लिए अनेक कारणों का योगदान था, लेकिन युद्ध का तत्कालीन कारण हिटलर द्वारा, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, 1 सितंबर 1940 को पोलैंड पर आक्रमण करना था। ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा नागासाकी पर बम भी गिराए गए थे, पता ही है। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। अगर आपने बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखा होगा ज्ञान बिंदु का, तो यह प्रश्न उसमें दिया गया था। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुरुबा। क्या कहते हैं? कुरुबा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसमें किसानों द्वारा जंगलों को काटकर उस भूमि पर खेती की जाती है और जब भूमि की उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है तो अन्य स्थान पर चले जाते हैं। खेती की इस पद्धति को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे क्या कहते हैं? झूम कृषि को तो दीपा कहते हैं, कुरुबा कहते हैं झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की पूछा जा रहा है तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार दूसरा स्थान है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि पहला स्थान हासिल कर लेगा। चलिए वो तो आगे आएगा, उसके बारे में हम देख लेंगे। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7,516 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7,516 किलोमीटर है। तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। 6100 मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100, बाकी सब मिला करके द्वीपों के सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई मिला करके 7,516 है। ध्यान रखेंगे, स्थलीय सीमा 15,200, तटीय सीमा 7,516, द्वीपों ये सबको मिला करके, और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1940 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था तो एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 सितंबर 1940 को एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया था। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार बताना है। तो हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे तो वह थे पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। 17 मई 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत जमोरिन का कौन आया था तो वास्को डिगामा आया था। 15वीं 16वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई। इनके आने का क्रम ध्यान रखेंगे। पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए फ्रांसीसी। ये क्रम जो है ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्वीडन आए थे। नेक्स्ट है, इनके आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। अंत स्पष्ट है कि सर्वप्रथम हिंद चीन आने वाले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को कहा जाता है। सिंधु तथा सतलज, बताइएगा। इसका जो हिमालय का जो विस्तार है यह 2400 लगभग 2400 किलोमीटर है। ये है सिंधु नदी और ये हो गया सतलज नदी। सिंधु, ये हो गया सतलज, और उसके बाद आ जाएगा काली नदी। काली नदी, काली नदी के बाद आएगा आपका तीस्ता नदी। तीस्ता के बाद ध्यान रखिएगा दिहांग नदी। दिहांग नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय।
उसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहते हैं। वही सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय। और सबसे लंबा जो है नेपाल हिमालय ही है। इसका जो लंबाई है मेरे ख्याल से 720 किलोमीटर, और सबसे कम है जो कुमायूं हिमालय 320 ही है। और तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को कहते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। एक बार फिर से, सिंधु सतलज के बीच को कहते हैं पंजाब हिमालय, सतलज काली नदी के बीच को कहते हैं कुमायूं हिमालय, सबसे कम लंबाई है कुमायूं हिमालय का। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय, सर्वाधिक लंबाई है नेपाल हिमालय का। तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। चलिए, क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री सिडनी वुराड ने हिमालय को नदी घाटी के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जैसा कि अभी हमने बताया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है, इसे कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय भी कहते हैं। कुमायूं हिमालय यह सतलज और काली नदी के मध्य भाग है। नेपाल हिमालय, इसका विस्तार काली से तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। ऐसा ही मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को ये दिमाग में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है, ऊपरी सदन होता है, पढ़े लिखे का सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप लोग वहाँ टिक करके 6 वर्ष नहीं आइएगा। वहाँ पे अगर क्वेश्चन रहेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। थोड़ा सा पॉइंट के लिए आप लोग के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इसलिए गौर करिएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल कितना है, तो यह है 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने हैं, तो यह हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। एक क्या है, अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। इसे अशिष्टों का सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रासाद के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? क्या किया गया? वर्साय का। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को वर्साय में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को करवाया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार अब है। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, तो यह था मौलिक अधिकार था। आर्टिकल 31 में इसका वर्णन किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कहाँ डाल दिया गया, तो आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया। अब यह मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब यह कौन सा अधिकार हो गया है, तो कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। उल्लेखनीय है कि संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से हटा करके कानूनी अधिकार के तहत स्थापित कर दिया गया है। जो हमने बताया वही दिया गया है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान है किसका, बताइएगा, दूसरा स्थान किसका है? तीसरा है अपना बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उल्लेखनीय है कि जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या यह किस में आता है, तो संवर्ती सूची में आता है। संवर्ती सूची की बात की जाए तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप लोग को पता ही होगा 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची में है। एक में क्या है, तो संघ राज क्षेत्र का नाम की चर्चा किया गया है। 2 में क्या है, पहले हम लोग वेतन लेंगे, तो 2 में है वेतन, उसके बाद शपथ लेंगे। हम लोग चालाक है ना, इसलिए पहले वेतन उसके बाद शपथ, पहले वेतन की बात करेंगे उसके बाद शपथ लेंगे। 4 में क्या है, तो राज्यसभा के
सीटों की बंटवारा। अब शपथ ले लिए तो हम लोग अपने अपने राज्यों में चले जाएंगे। आई मीन राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। इस तरह से रिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे। 5 में क्या है, तो SC ST के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। SC ST के बारे में कुछ प्रावधान अनुसूची 5 में है। 6 में क्या है, तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। 7 में क्या है, तो 7 में है विषयों का बंटवारा, जैसे कि संघ सूची। संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है, तो 100 है। संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है, 100 है। वही राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है, राज्य सूची में विषयों की संख्या है 61। कितने हैं, 61 है। और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो यह हो जाएगा 47 + 5। पहले जो राज्य सूची में था यह 66 विषय था, लेकिन 5 जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो 47 पहले समवर्ती सूची में थे, 5 और मिल गया, तो समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है, तो 52 है। 100 है संघ सूची में, राज्य सूची में है 61 विषय, समवर्ती सूची में है 52 विषय, और एक सूची कौन सा है, अवशिष्ट सूची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 में क्या है, तो 8 में है भाषा। 8 में क्या है, भाषा। कितने भाषा की चर्चा किया गया है, 22 भाषा की चर्चा किया गया है। राजस्थानी और इंग्लिश को नहीं शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मात्र कितने भाषा थे, तो 14 भाषा ही थे। मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14 थे। 15वां भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया, तो 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद टोटल अब कितने हो गए, 15 भाषा हो गए। बाद में 3 भाषा और जोड़े गए, जिसका ट्रिक मैं बार बार बताई हूँ, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन, नहीं 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 2171 को हम ऐड कर देंगे तो 92वां संविधान संशोधन आ जाएगा, और 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, टोटल 22 भाषा हैं। आई होप याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में क्या है, तो भूमि सुधार है। 9 में भूमि सुधार है, और पहली बार संविधान संशोधन भूमि सुधार में ही किया गया था, अनुसूची 9 में ही किया गया था। 10 में क्या है, दल बदल। 10 से दल बदल। 11 में क्या है, तो पंचायती राज। पहले पंचायती राज, 10 में क्या है, पंचायती राज। उसके बाद नगर पालिका। सबसे पहले गांव की चर्चा, आई मीन पंचायती राज, और 12 में क्या है, नगर पालिका। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिया गया है, उल्लेखनीय की जनगणना संघ सूची का विषय है। समानता, प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर जनगणना की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ दिया जाए तो बिहार का स्थान पहला नहीं आएगा। किसका पहला स्थान आ जाएगा, तो दिल्ली का आ जाएगा। किसका स्थान आ जाएगा पहला, तो दिल्ली का आ जाएगा। जब राज्यों में बात किया जाता है तब पहला स्थान आता है अपना बिहार का आता है, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान आता है दिल्ली का। और बिहार का क्रम कौन सा आ जाता है, तो छठा क्रम आ जाता है जनघनत्व के मामले में। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और सर्वाधिक असाक्षरता अपना बिहार में है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। आई होप ये सारी बातें कंप्लीट हो चुकी होगी। पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो की हत्या अफगान के द्वारा कर दी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो यह प्रारंभ हुई थी 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इनके समय में 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था। 1882 ईस्वी में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो उत्तराखंड। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, जिसके तहत उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री से यमुना निकली है, यमुनोत्री से यमुना जी निकली हैं, गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ने की योजना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गंगा का निर्माण सिर्फ गंगोत्री के निकलने के कारण नहीं हुआ है, इसका बहुत लंबा विस्तार है।
आगे बता दूंगी कभी। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? उत्पादन के साधनों से आय। उत्पादन के साधनों से आय, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय से होता है, अर्थात किसी राष्ट्र की एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर CSO के द्वारा किया जाता है। रबड़ फसल है। रबड़ फसल है। रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक भारत में कहाँ होता है? तो सर्वाधिक होता है केरल में। केरल में होता है। यहाँ पे है रबड़ फसल है, तो यह हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ध्यान है कि रबड़ वृक्ष के दूध लेटेक्स से, किसका दूध? तो लेटेक्स से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है। यह वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होने वाला यह रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। भारत में ग्रीष्मकाल में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसे अरब सागरीय मानसून भी कहते हैं। लेकिन शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब आदि में वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश कहलाता है तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। जब किसी देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश में पूंजी लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। जब किसी देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश में पूंजी लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। ऐसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है यह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। अपोजिट काम करता है, एक दूसरे को सौंप देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के समय अपने सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष के पूर्व भी अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। वही राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। वही दूसरी बैठक कब होता है? दूसरी बैठक होता है 11 दिसंबर को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। 13 दिसंबर तीसरी बैठक उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा बना हुआ होता है? मोतीलाल नेहरू उसे तैयार करते हैं, और पेश किसके द्वारा किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वीकार कब कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। संविधान बनने में कितना समय लगा था? आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे संविधान बनने में कितना समय लगा था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पता होगा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किससे होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है, मेरी बातों पे गौर करिएगा, उपराष्ट्रपति को वेतन जो है नहीं दिया जाता है। इन्हें राज्यसभा के सभापति होने का वेतन दिया जाता है, इन्हें राज्यसभा के सभापति होने का वेतन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका जो महाभियोग चलाने का जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, यह कहाँ से प्रारंभ की जाती है? तो राज्यसभा से प्रारंभ की जाती है, राज्यसभा से ही प्रारंभ की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन सूर्य से आने वाली किस विकिरण की सुरक्षा करती है? यह करती है परावैंगनिक किरण। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को किया गया था। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी से सुरक्षा करती है। उल्लेखनीय है कि ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में विद्यमान होती है। समताप मंडल में ही वायुयान ये सब उड़ाए जाते हैं, पता ही होगा। क्षोभ मंडल में मौसमी परिघटना होते हैं। 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट है, ये जो है वायुमंडल पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 100 दिन। कितने दिन? 100 दिन। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन काम दिया जाता है। नरेगा के रूप में मनरेगा योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। नरेगा के रूप में मनरेगा योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नरेगा की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नाम से किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नरेगा से मनरेगा कब हो गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नाम कब दे दिया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में लिखित संविधान सबसे पहले लागू किया गया था अमेरिका में। लेकिन यहीं पर अगर जोड़ दिया जाए कि किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है, तो यह हो जाएगा अपना भारत का। भारत ने लिखित संविधान जो लिया है यह अमेरिका से ही लिया है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, गौर करिएगा, जो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत अधिनियमित ये सब पूछ दिया जाए, यह लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी कहाँ प्रवेश करती है? असम में। असम में प्रवेश करती है तो असम के लोग इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चोमायुंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। भारत में इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के यांगदाप दर्रे से होता है, जहां इसे दिहांग अथवा सिपांग कहा जाता है। दिहांग अथवा सिपांग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दोनों नदियां हैं जो मिल जाती है। जैसे कि बताते चलूँ, ये गंगा आकर के बांग्लादेश में मिली और ये ब्रह्मपुत्र आकर के बांग्लादेश में मिली, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मिल जाने से नदी का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? तो गंगा को यमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। क्या कहता है? जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। तो 11 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है?
पहला शहर तो हो जाएगा मुंबई, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मुंबई हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर दिल्ली हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, जबकि द्वितीय स्थान दिल्ली का है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान किसका है तो अपना बिहार का है और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ नामक संस्था भी स्थापित किया है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। आप लोग को डिस्कशन सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग को इस तरह से डिस्कशन चाहिए या फिर मैं ऐसा ही टिक करके आगे बढ़ जाऊँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जैसा आप लोग कहेंगे उसी अनुसार मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? किसी का कमेंट आता है मैम फास्ट करवाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, तो आप लोग उस तरह से बताएंगे कि आप लोग को किस तरह से चाहिए। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? यह होता है ज्वेलरी का हॉलमार्क का उपयोग ज्वेलरी के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि हॉलमार्क गुणवत्ता गारंटी का मुहर होता है, जिसका उपयोग सोने चांदी आदि से निर्मित आभूषणों के लिए किया जाता है। हॉलमार्क का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? यह दर्ज की जाती है मासीराम मेघालय। सबसे कम वर्षा कहाँ जाता है? तो लेह लद्दाख में। इसे शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इसका दिया गया है भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के मार्फत बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1 जनवरी 1965 में किया गया था। 1 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना किया गया था भारतीय खाद्य निगम की। 1 जनवरी 1965 डेट याद रखेंगे। इसका मुख्य कार्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण करना है। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में? तो यह हो जाएगा ज्वार व बाजरा। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, प्रथम विधि अधिकारी, तो यह हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल किस में है? 76 में इसका वर्णन किया गया है, 76 में इसका वर्णन किया गया है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति के साथ पर्यंत होता है। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, इसे वेतन भी नहीं दिया जाता है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देना होता है। जो हमने बताया वही सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? प्रथम पूछा जा रहा है। दूसरा चला था पश्चिम बंगाल से रानीगंज के बीच, अगर मैं सही हूँ तो पश्चिम बंगाल से रानीगंज के बीच चला था। पहला पूछा जा रहा है तो बम्बई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कितने दूरी कंप्लीट की थी? तो 34 किलोमीटर। किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। इसी के समय में ही डाकघर आया था, डाक रेलवे लाइन, फिर बहुत कुछ इसके समय में सुधार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। यही सब के कारण पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्या हो जाएगा? लोक नृत्य के लिए। लेकिन इनका हाल ही फिलहाल निधन भी हो चुका है। रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि रामचंद्र मांझी का जन्म 1925 में बिहार के छपरा जिले में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के छपरा जिले में 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। रामचंद्र मांझी बिहार के प्रसिद्ध लौंडा नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। इन्हें 2021 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म श्री सम्मान कब दिया गया? 2021 में। जन्म हुआ 1925 में। कहाँ जन्म हुआ था? तो छपरा में हुआ था। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नर्तक हैं। कौन से नर्तक है? तो लौंडा नर्तक है। लौंडा नृत्य किया करते थे। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलालगढ़ किला जो है यह पूर्णिया में है। कहाँ है? पूर्णिया में। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण खंगड़ा किशनगंज के प्रथम राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन द्वारा नेपाल क्षेत्र के लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया है?
इस किले का निर्माण खंगड़ा किशनगंज के प्रथम राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन द्वारा नेपाल क्षेत्र के लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। नाम ध्यान रखेंगे, सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा निर्माण किया गया था। जलालगढ़ किला खंगड़ा किशनगंज के प्रथम राजा थे। उन्होंने पूर्णिया में इसका निर्माण किया था। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी जारी करती है? तो यह एजेंसी है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को की गई थी। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 1 रुपये के नोट के अलावा सभी नोट आरबीआई जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और सिक्के भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में नोट निगमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में नोट निगमन के लिए कौन सा प्रणाली? न्यूनतम कोष प्रणाली। यह बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूनतम कोष प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वह राज्य युग में जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह है। वह राज्य युग में जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह है गुजरात और राजस्थान। गुजरात व राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल ने गाया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। और यही मोहम्मद इकबाल है जो मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करने वाला पहला व्यक्ति है। मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करने वाला कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है। और मोहम्मद जिन्ना ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान को मांग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा नामक प्रसिद्ध गीत की रचना मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया। मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि एवं शायर होने के साथ साथ एक राष्ट्रवादी मुसलमान भी थे। इन्होंने उर्दू भाषा में सारे जहां से अच्छा नामक गजल लिखा था। बाद में पाकिस्तान के लिए भी यह गीत लिखा है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? यह मिलती है संगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत में श्रमिकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम है संगठित और दूसरा है असंगठित क्षेत्र के मजदूर। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को तो रोजगार की सुरक्षा मिलती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ऐसा किसी प्रकार की सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तन होता है। तो हो जाएगा 1/r², जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, फिर आप ही लोग गुस्सा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह है प्लेनेरिया। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। अगर जितना ही इसको काटेंगे उतना ही जीव का निर्माण कर लेगा। प्लेनेरिया नामक जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं? प्रजनन की इस विधि को कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहा जाता है। ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में संचरित होती है। सर्वाधिक ठोस माध्यम में, सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और ध्वनि कहाँ गमन नहीं करती है? तो निर्वात में गमन नहीं करती है। तापमान के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता है। दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ में आते हैं प्रकाश। ध्वनि का संचरण केवल ठोस, द्रव एवं गैसीय माध्यम में होता है, अर्थात निर्वात में इसका संचरण नहीं होता है। माध्यमों में ध्वनि की चाल उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, अर्थात जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होता है उसमें ध्वनि का चाल उतना ही अधिक होता है। अभी हमने बताया घनत्व बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, ताप के बढ़ने से सीधा संबंध है। चूंकि ठोस माध्यम का घनत्व अधिक होने के कारण ठोस में ध्वनि की चाल भी अधिक होती है। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है, यह बराबर होता है 1 न्यूटन का। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर का, 1 न्यूटन मीटर का।
जूल कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। ध्यान तब है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जबकि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने से वस्तु में बल की दिशा में हुए विस्थापन तथा लगे बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइए। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, जबकि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में बल की दिशा में हुए विस्थापन तथा लगे बल के गुणनफल को कहते हैं। अर्थात कार्य बराबर कहता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन व विस्थापन का मात्रक मीटर है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन। जब वर्षा का जल वायुमंडल के सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो अम्लीय स्वरूप का हो जाता है। वर्षा के इस जल को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अतः अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों के कारण होता है। अम्ल जो है लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को अनीला याद रखिएगा, अनीला आ से हो जाएगा अम्ल। तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल करता है। वही अपोजिट काम करने का काम करता है। कौन करता है? तो क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। लाइकेन किसका सहजीवी है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी है। कवक का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं? तो माइकोलॉजी में। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं? फाइकोलॉजी। हमने ट्रिक क्या बताया था? शैवाल जो पानी में हरा हरा रहता है तो हमको पानी को साफ करने के लिए शैवाल को हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो सा से हो जाएगा शैवाल और फा से हो जाएगा फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होते हैं? स्कर्वी रोग यह होते हैं विटामिन सी की कमी से। जीरोप्थेल्मिया या फिर रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमीन। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। कैल्सीफिरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है विटामिन डी का। विटामिन ई का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। फिलोक्विनोन हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई से नपुंसकता होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी सी गई भैंस पानी में। ये जो ट्रिक है मैंने गौरव सर से सुना था, लेकिन याद रखिएगा विटामिन बी और सी, विटामिन बी सी जो है यह जो है जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। लेकिन एक ट्रिक और याद रखिएगा, कीड़ा KEDA, थोड़ा सा मीनिंग इस तरह के याद कर लीजिए। KEDA ये चारों जो है ये किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है। विटामिन KEDA किस में घुलनशील है? तो वसा में। और विटामिन बी सी किस में है? बी सी घुलनशील है जल में। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंवला है। सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? क्या की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को बड़े आकार में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है। किस में विकसित होता है? बीज में। फूलों में परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। फूलों में परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूँ, मैं अच्छे से बताना चाहूँ तो बता सकती हूँ, मजाक आप लोग नहीं बनाइएगा। ये होता है परागकोश। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। तो परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहता है। शायद अच्छे से समझाई होंगी। परागकोश में क्या भरा होता है? तो परागकण भरा हुआ रहता है। तो कीटों के द्वारा, जैसे कि देखे हुए भवरा सब, तो उसी के पैर में लग जाता है परागकण। जब इस पे बैठता है कीट वगैरह तो उसके पैर में चिपक जाते हैं परागकण। तो इसी को क्या कहते हैं?
परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागन कहते हैं। परागन की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है। फिर क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतः किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 का और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। ध्यान रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O का या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो हो जाएगा किलोवाट, जबकि जूल, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर ये सब ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। ऊर्जा, आयतन यह सब क्या है? अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ेगा, वह कहलाएगा कंडरा। कंडरा क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा। अब बोन लिगामेंट, बोन लिगामेंट। अस्थि को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है, वही अस्थि और मांसपेशी को कंडरा जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक है जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट द्वारा किया जाता है। इस तरह से आप पोएम की तरह याद रखेंगे। बोन लिगामेंट ये तो याद हो जाएगा, टेंडन एक याद रखेंगे। आहारनाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विकसित एक लंबी नली है। आहारनाल मूल रूप से मुंह से लेकर के गुद्दा तक विकसित एक लंबी नली है। सर्वाधिक जो लंबी है यह कौन सा है? तो छोटी आंत। स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। मनुष्य का आहारनाल मुख से गुद्दा तक विकसित एक लंबी नली है जिसमें मुख, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा द्वार आदि अंग शामिल होते हैं। इन्हीं अंगों से होकर पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है सर्वाधिक छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं। एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। आभासी, सीधा एवं छोटा। आभासी, सीधा एवं छोटा। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग ENT में करते हैं। ENT, आई, नोज, टीथ ये सब जांच करने में। अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, वही अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और जैसे ही लेंस का नाम आ जाएगा, लेंस शामिल हो जाएगा, तो वैसा ही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहना स्टार्ट कर देंगे। और अवतल दर्पण को अभी हम लोग क्या करें? अभिसारी दर्पण। अवतल लेंस जैसे ही हो जाएगा उसे हम कहेंगे क्या? अपसारी लेंस। ध्यान रखेंगे, अपोजिट हो जाता है। इसका द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, छोटा और सीधा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि बड़ा होने के कारण इसका उपयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। प्रथम टीका विकसित किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। इनके द्वारा चेचक के टीके को विकसित किया गया था। चेचक एक विषाणु जनित रोग है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया तथा इन्होंने ही पौष्टिकरण का सिद्धांत दिया। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया और पौष्टिकरण का सिद्धांत दिया। कार्ल लैंडस्टर ने रक्त समूहों की खोज किया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? यह होती है मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग 80 से 90% मीथेन मार्स गैस होती है। मीथेन गैस दलदली स्थानों, धान के खेत, कोयला खदानों के साथ साथ जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती है। ध्यान रखेंगे कहाँ से मीथेन निकलता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मीथेन गैस दलदली स्थान जैसे कि धान के खेत से भी निकलती है। धान के खेत, कोयला खानों के साथ साथ जुगाली जो करने वाले पशु हैं उसके मुंह से निकलती है। मीथेन गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस में शामिल है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर, अधातु पूछा जा रहा है, गौर करेंगे, ना कि धातु रहता तो हो जाता पारा। अधातु ब्रोमीन जो तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है। ब्रोमीन जो है लाल रंग का द्रव अधातु है। ब्रोमीन लाल रंग का द्रव अधातु है जिसका उपयोग निंद्रा कारक दवा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाने में तथा फोटोग्राफी प्लेट में प्रयुक्त होने वाले सिल्वर ब्रोमाइड के निर्माण आदि में किया जाता है। पारा एकमात्र धातु है, यहाँ पर दिया गया है, पारा एकमात्र धातु है जो समानता द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है धतूरा पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। धतूरा पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है, एक गलत है, धतूरा नहीं होना चाहिए, तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, हाँ यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में तेंदू के पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए।
तेंदू की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदू के पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, ना कि धतूरा का प्रयोग किया जाता है। धतूरा का प्रयोग तो शिव जी को चढ़ाने में प्रयोग करते हैं, पता ही है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु को सुरक्षा कशेरुक दंड के द्वारा, स्पाइनल कोड के द्वारा। प्राणियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता है उसे अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। मनुष्य में मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही लंबी वीडियो बनी है, आप लोग गुस्सा ना करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को डिस्कशन चाहिए या फिर बस ऐसा ही आंसर टिक करके मैं आगे निकलूँ। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो दोबारा ना प्राप्त हो उसे रासायनिक कहते हैं। उबलता हुआ पानी, इससे दोबारा प्राप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या जो है भौतिक परिवर्तन है। जबकि बहुलीकरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण ये सब रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि खाना हम लोग खाएं, पच गया, अब दोबारा से अब खाना प्राप्त हो सकता है? नहीं। तो एक कौन सी क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि मोमबत्ती को हम जला दिए, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर वही पूछ जाए मोमबत्ती को पिघल जाना तो फिर से पिघल जाएगा तो हम उसको मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं। लेकिन जल गया तो वो रासायनिक परिवर्तन, पिघल गया तो वह भौतिक परिवर्तन। किसी भी चीज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन ही होता है। यहाँ पे वही दिया गया है जैसा कि देख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और समानतः एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, दहन आदि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्यान तब है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से बनाया जाता है। हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर लगाने का प्रयोग होता है। मूर्ति निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसे खुद से आप लोग देख लें प्लीज़। इसे सॉल्व किया गया है इस तरह से, मैं धीरे धीरे आप लोग को दिखा देती हूँ। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर मिलाएंगे। आप लोग तो इस तरह से देखने के बाद आप लोग को लेवल पता चलेगा, टॉपिक पता चलेगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सब आपको पता चल जाएगा। डिस्कशन से है कि अलग आप लोग को जीके जीएस भी याद हो जाता है। चलिए 100 क्वेश्चन को देख लीजिए। हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। डिस्कशन कैसा लगा ये भी बताएं। अगर आप लोग डिस्कशन चाहेंगे तो मैं करवाऊंगी, अगर नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं करवाऊंगी। जैसा आप लोग बताएंगे वैसा ही मैं करूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, टाइम टू टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और प्लीज़ शेयर भी करें। और पीडीएफ के लिए हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लें। आप लोग को वहाँ और भी पीडीएफ प्राप्त कर दिए जाएंगे। अभी सुनने में आ रहा है मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है। मद्य निषेध का मैंने चक्षु पब्लिकेशन का स्टार्ट करने वाली हूँ, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं उसे पीडीएफ को डाल दूंगी, प्रैक्टिस सेट को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा करके रहेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।